What's up guys? I hope you are doing well। और ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है संडे स्पेशल के नाम से वीडियो आप लोग की रहा करेगी। कई सारे बच्चों ने बोला था कि सर संडे में रिवीजन कर लिया करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ करेंगे आप लोग की वो संडे वाले दिन हम लोग कवर करेंगे। बहुत गहराई में जाकर नहीं पढ़ेंगे, ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी, क्योंकि गहराई में पढ़ेंगे तो फिर ये जो वीडियो है 10 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि एक घंटे की नॉर्मली 45-40 मिनट की वीडियो आती है आप लोग की। तो इसलिए इसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट एक क्विक रिवीजन किया करेंगे ताकि एक पूरा जिस्ट आप लोगों को मिल जाए। पर लेकिन फायदा उन्हीं को ज्यादा रहेगा जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो उन्हीं के लिए एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से इसको एक तरीके से रिवीजन का पार्ट आप लोगों को इसको लेकर चलना है, और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खासकर जब एग्जाम के बारे में बात करें। ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को लगे कि कोई और चेंज करना है, आप लोगों को लगे कोई और रिकमेंडेशन आप लोगों को देनी है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप लोग अपना जो भी राय हो वो जरूर बताएगा। बाकी देखते हैं आज की वीडियो कैसे रहने वाली है, तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है। बाकी मतलब एक तरीके से कोशिश करूंगा कि एक ओवरव्यू देता चलूं जल्दी ताकि एक जिस्ट आप लोगों को न्यूज का मिल जाए, और इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट नहीं होते वो क्विकली आप लोग के माइंड में स्ट्राइक करते रहे फटाफट। जो भी पढ़ाऊंगा क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग को देते रहना है। ठीक है, आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले आप लोगों से अगर कोई पूछ ले यहाँ पर कि ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो सीधा यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा क्या बताया गया? इसके द्वारा सीधा ये बताया गया कि अभी फिलहाल जो है कोविड-19 के चलते लोगों के ऊपर उधारी का बर्डन बढ़ गया है। तो यानी कि लोग जो है फिलहाल जो है वो ज्यादा उधार ले रहे हैं, क्योंकि लोगों की जॉब चली गई, किसी की जॉब चली गई, किसी की सैलरी घट गई है, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये बेसिकली सर्वे कंडक्ट किया गया। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जाननी हो, जिसको एनएसओ बोलते हैं, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको कार्यालय आप लोग बोल सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जब क्रिएट किया गया इसको बोलते थे नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली 2 मई 1951 में ये स्टैब्लिश किया गया था। आगे चलकर 1954 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसको सीएसओ बोला गया। सीएसओ का मतलब था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, पर लेकिन इनको ये भी नाम पसंद नहीं आया, फिर आगे नाम चेंज कर दिया, इसको बोला गया फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यानी कि सीएसओ तो शॉर्ट फॉर्म ही रही, पर लेकिन स्टैटिस्टिकल का स्टैटिक कर दिया और ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस कर दिया। फिर आगे चलकर और इसमें अभी रिसेंटली 2019 में इसके अंदर जो चेंज लाया गया वो अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो आप लोगों को याद रखना है। इसमें अब यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मिक्स कर सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के साथ में अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, जो प्रेजेंट टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। और ये मिनिस्ट्री कब बनाई गई थी? ये 15 अक्टूबर 1999 में बनाई गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को मर्ज कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, इसमें बेसिकली अभी बात की गई थी कि साइंटिस्ट जो है कैलिफोर्निया के, उनके द्वारा ये बोला गया कि एक mRNA की जो वैक्सीन है हम लोग इस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि उसको प्लांट बेस्ड दवाई बनाई जा सके। यानी कि नॉर्मली लोगों को इंजेक्शन देना पड़ता है, तो इंजेक्शन ना देना पड़े। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, जैसे लेटिस, यानी कि मान लीजिए कोई फूल गोभी टाइप में कुछ है, खीरा टाइप में कुछ है, कोई और दूसरी सब्जी है, अगर उसी में ये दवाई जो है वो इस तरीके से मिक्स कर दिया है कि आप लोग यहाँ पर बेसिकली सब्जी खा रहे हैं और आप लोगों को पता चला कि दवाई भी आप लोग के अंदर चली गई है, तो कितना अच्छा रहेगा। तो एक तो बैलेंस डाइट हो जाएगी, तो अच्छी वाली। ठीक है, तो यूएसए का जो यहाँ पर यूएस नेशनल जो साइंस फाउंडेशन है उसके द्वारा यहाँ पर पैसा दिया गया। mRNA में जो M है ये है मैसेंजर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राइबोन्यूक्लिक एसिड तो आप लोग जानते हैं, पर M का मतलब होता है ये बेसिकली मैसेंजर। तो इसको यूज करके बनाने की बात की जा रही है ताकि आगे चलकर फिर आसानी से लोगों को दवाई प्रोवाइड कराई जा सके। और एक इंपॉर्टेंट बात हो रहेगा, नॉर्मली क्या रहेगा, आप लोग जो दवाई अभी यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर कोई टेम्परेचर का भी ध्यान नहीं रहेगा, जिस टेम्परेचर पर आप लोगों की सब्जियां रहती हैं, फल फ्रूट्स रहते हैं, उसी टेम्परेचर पर ये काम करेगी। तो खासकर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर बात करते हैं, खासकर साउथ अफ्रीका साइड में जाओगे इक्वेटर के पास में, तो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो वो सारी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आइडिया रखिएगा थोड़ा। आगे बात करते हैं यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, कमेटी क्या है? एक पैनल था यहाँ पर बेसिकली। ये बेसिकली आप लोगों से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इस पैनल के बारे में पूछ लेंगे, या फिर दूसरा आप लोगों से सेखतकर कमेटी के बारे में पूछ लेंगे। सेखतकर कमेटी हमारी कंट्री में बनाई गई थी, ये बीडी सेखतकर थे जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2016 में। इस कमेटी के द्वारा बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्यारी सी रिकमेंडेशन दी गई हमारी कंट्री में डिफेंस को सुधारने के लिए। जो खासकर मिलिट्री फार्म और जो आर्म पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट था, ये इसी रिकमेंडेशन पर खत्म किया गया। अब ये यहां से खत्म कर दिया गया, अब ये नहीं है। ठीक है,
क्लैरिकल स्टाफ और जो ड्राइवर होता है उसको बोला गया और अच्छे से उसका स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। और जो आर्टिकल में डिस्कस करूंगा इसमें बोला गया यहाँ पर बेसिकली नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो एनसीसी है उसको बोला गया कि उसकी इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए ताकि इमरजेंसी में उसको यूज किया जा सके। रोल ऑन के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से बजट होना चाहिए, यानी कि बजट डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बजट हमेशा इंक्रीमेंटल एरिया में होना चाहिए, ये बात यहां पर बोलेगी। और इसी के साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि अपनी डिफेंस को आप लोग मॉडर्नाइज कर सको। ऐसा नहीं कि मतलब चाइना यूएस से मॉडर्नाइज किए बैठा है और आप लोग बिल्कुल एक तरीके से कल को दिक्कत होने लगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मॉडर्नाइज करना है। किसके द्वारा बोला गया? सेखतकर कमेटी के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और यहां पर जो अभी रिसेंटली 15 मेंबर की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, यह श्री बायजात पांडा की अध्यक्षता में बनाई गई जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब ये बोला गया कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोगों को रिव्यू करना है जो एनसीसी को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। तो जो रिकमेंडेशन यहां पर जो सेखतकर कमेटी के द्वारा बोली गई थी, अब ये वाली कमेटी वो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करेगी। तो इस कमेटी में कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इवन इसमें आप लोगों को महेंद्र सिंह धोनी और जो महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो नेशनल बिल्डिंग का काम करेगी यहां पर, ये बेटर करेगी ऑर्गेनाइजेशन को, और यहां पर इंटरनेशनल जो यूथ इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर काम करेगी। तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आप लोगों से ऐसी न्यूज बन सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है नेक्स्ट, इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? जो बेसिकली अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो इसकी ये पूछे आप लोगों से रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो बस ये याद रख लीजिएगा, नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। कैसे हम लोग को अर्बन प्लानिंग जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो ये बेसिकली किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो रिपोर्ट याद रख लेना कम से कम। इसके द्वारा बोला गया कि हर एक सिटी को हेल्दी सिटी बनाना है 2030 तक का, तो ये बेसिकली इसके बारे में। और इसी के साथ में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 500 के करीब हेल्दी सिटी बनाने का प्रोग्राम है आने वाले 5 साल के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले कि यहां पर बेसिकली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है उसके द्वारा पहली बार यूरो ग्रीन बॉन्ड यूज किए गए। तो यूरो ग्रीन बॉन्ड्स पहली बार यूज किए गए किसके द्वारा? तो पावर फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है हमारी कंट्री में उसके द्वारा। ये किसके लिए बेसिकली बनाया जा रहा है? ताकि जो एनर्जी है खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उसके चलते यहां पर ये यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो यूज किए गए हैं। इससे पहले भी अगर आप लोग बात करें यहां पर यूरो बॉन्ड तो यूज किए गए हैं, यहां पर 2017 में यूज किए गए थे यूरो बॉन्ड, ठीक है, जो खासकर इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके द्वारा यहां पर। ऐसा नहीं है कि पर लेकिन ग्रीन फील्ड के लिए यानी कि एनर्जी में खासकर जो आप लोग बात करें यहां पर जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी होगी उन सब में पहली बार यूज किए गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से अगर बात करें मेघालय के अंदर एक रिवर है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है यहां पर बेसिकली उमनगोट। तो ये मेघालय की नहीं इवन एशिया की सबसे साफ रिवर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिसेंटली अभी यहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था उसको रोक दिया गया और इसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गई थी फिर से। तो मेघालय में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसको यहां पर दुआकी रिवर के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। दुआकी रिवर कोई देखने को मिले तो इसी का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात एक और यहां पर जयंतिया और खासी जो हिल है यहां पर मेघालय के अंदर, तो उसको डिवाइड करने का काम भी इसी के द्वारा यहां पर किया जाता है। तो एशिया की क्लीनेस्ट रिवर के नाम से भी यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं। विलेज का भी नाम अगर आप लोगों से थोड़ा सा अंदर जाके पूछ ले तो यह है माविलांग, जिसको बोलते हैं गॉड्स ओन गार्डन, ठीक है, यानी कि भगवान का खुद का अपना गार्डन, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो 100% लिटरेसी रेस आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, इसीलिए यहां पर लोग इतना साफ सुथरा रख पाते हैं इस पर्टिकुलर जो रिवर को, क्योंकि समझदार लोग होंगे, वरना तो सब गंदी करते हैं फिर ना वरना चीजें, तो इसलिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है यूनियन ऑफ यूरो फुटबॉल एसोसिएशन। तो यहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोला गया गैम्बलिंग यानी कि सट्टेबाजी देखने को मिली और इसके चलते लगभग 1400 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि 28 कंट्री में ये लोग थे, 1400 लोग जिनको अरेस्ट किया गया इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि हमारे देश से भी रिलेटेड यहां पर ये बेसिकली हो गया जो सट्टेबाजी इसके अंदर चली। 7.9 मिलियन का कैश भी यहां पर बेसिकली इनके द्वारा पाया गया एशिया और यूरोप के अंदर से, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गई थी। तो ये सारा जो एनालिसिस किया गया इंटरपोल के द्वारा किया गया। तो इंटरपोल के बारे में थोड़ा बात करूं अगर, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल के अंदर टोटल मिलाकर 194 मेंबर हैं। ये पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल करने का काम करती है। इंटरपोल काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंट्री की साइड से यहां पर सीबीआई इसके अंदर रिप्रेजेंट करती है और बेसिकली इसके अंदर एक्सपर्ट और सर्विस जो मेंबर प्रोवाइड कराने वाले रहेंगे और हेडक्वार्टर्स का फ्रांस के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली अगर बात करें इंटरपोल से रिलेटेड दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर, क्रिमिनल, ये इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा पेंजिया 14 करके ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिसके चलते ऑनलाइन जो भी दवाइयां बेची जा रही है गलत तरीके से उनको रोकने की बात की गई थी। और जो पेंजिया ये प्रोग्राम है 2008 में स्टार्ट किया गया था और अभी कोविड-19 के चलते बहुत ज्यादा न्यूज में ये आ गया था। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये भी याद रखना।
एनसीआरबी के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया, इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो 28% बोला गया कि अभी इंक्रीमेंट देखने को मिला जो भी क्राइम रजिस्टर किए गए कोविड-19 के चलते। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट बातें अगर बात करूं आप लोगों से, तो तमिलनाडु यहां पर इस क्राइम में टॉप में देखने को मिला, केरला दूसरे नंबर पर और दिल्ली तीसरे नंबर पर। यानी कि सारे पढ़े लिखे हुए आप लोगों को बेवकूफ इंसान यहां पर नजर आए, कहते हैं पढ़े लिखे बेवकूफ हो गए, क्योंकि यहां पर एजुकेशन और खासकर लिटरेसी का जो रेशियो है वो आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आगे बात करूं यहां पर, तो सबसे नीचे से यहां पर टॉप किया है यहां पर सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड के द्वारा, यानी कि क्राइम यहां पर सबसे कम है। ये काफी अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर काफी कम क्राइम रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो एप्रिशिएट करने वाली बात हो जाती है। तो इसी के चलते बात कर लेते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। एनसीआरबी बोलते हैं ये इंडियन पिनल कोड या फिर स्पेशल, अगर बात करें स्पेशल एंड लोकल जो भी लॉ बनाए गए हमारे देश में, उनके हिसाब से अगर कोई क्रिमिनल कैटेगरी में आता है तो इसको काउंट करके यहां पर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा और 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ये इसको रिकमेंड किया गया था बेसिकली जो एमएचए की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो टास्क फोर्स थी उसके द्वारा 1985 में, और नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा 1977 में। जब ये बनाया गया पर्टिकुलर एनसीआरबी, तो इसको बनाने के लिए बेसिकली किसको लेकर चला गया, तो डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर को, इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच सीबीआई को, और इसी के साथ में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो सीबीआई को, इनको मर्ज कर यहां पर ये एनसीआरबी बनाया गया और जिसको बोला गया तुमको काम करना है डेटा को प्रस्तुत करने का। क्वेश्चन आप लोगों के लिए करंट इसके डायरेक्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन अगर पूछ लिया है, ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट बातें और यहां पर जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीआरबी और कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, और जो पर्सन इन जो प्रिजन रहते हैं कि जेल में रहते हैं, उनको बेसिकली उनके एनालिसिस को ये देखती है कि क्या क्या कंडीशन है। तो ये 3 रिपोर्ट के बारे में और याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ में यहां पर जो भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गए, रिसर्चर हो गए, मीडिया हो गए या पॉलिसी मेकर हो गए, तो उनको फायदा होता है इस रिपोर्ट का। इसी के साथ में इनके द्वारा मंथली बेसिस पर कुछ और डेटा प्रस्तुत किया जाता है कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो डेटा है उसको भी ये इकट्ठा करते हैं, पर लेकिन रिपोर्ट ये 3 प्रस्तुत करते हैं। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए चीजों को लेकर, ठीक है। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है आईपीसीसी के बारे में, इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी अभी 6ठी रिपोर्ट का पहला पार्ट प्रस्तुत किया गया, तो उसकी वजह से बार बार न्यूज में आ रहा है। इनके द्वारा ये बोला गया कि जो आर्टिक जो परमाफ्रोस्ट है वो अभी यहां पर पिघल रहा है, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। उसके पिघलने की वजह से दिक्कत क्या हो रही है, अगर वहां से वो पिघलेगा तो उसमें से निकलेगी CH4 जिसको आप लोग मीथेन बोलते हैं, और CH4 जो है वो CO2 की 80 गुना नुकसान पहुंचाने वाली है, टेंपरेचर 80 गुना बढ़ाएगी, इतनी हाई पावर होती है। पर अच्छी बात यहां पर यह कि ये एनवायरमेंट में कम टाइम तक रुकती है, CO2 लंबे टाइम तक रुकती है, तो ये कम टाइम में खत्म हो जाती है, पर लेकिन फिर भी एक बार को तो नहीं तबाही मचा देती है, इतना टेंपरेचर बढ़ाती है। तो ये CO2 कहां से निकलती है नॉर्मली अगर आप लोग बात करें, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज के में, जैसे यहां पर बर्फ पिघला हुआ है, इसके नीचे बर्फ जमा हुआ है, ये ऊपर मिट्टी जमी हुई है। अब ये जब यहां से हटेगा तो इसके अंदर से आप लोग यहां पर बेसिकली CH4 यहां पर ये बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, और इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलेगी, टेंपरेचर का जो और ज्यादा बढ़ना आप लोगों को एनवायरमेंट में नजर आएगा। उसके चलते ग्लेशियर और ज्यादा पिघलेंगे, ग्लेशियर और ज्यादा पिघलेंगे, उसके चलते और यहां पर ओशन के अंदर आप लोगों को पानी का लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा, और पानी का लेवल बढ़ेगा तो और ज्यादा यहां पर लोग जो है जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो तटवर्ती इलाके में लोग रहते हैं, उनको और ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो एक पैटर्न सा आप लोगों को यहां पर ऐसा नजर आएगा, तो इसको सुधारने की बात की जा रही है। तो इनके द्वारा जब यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया, एक टास्क फोर्स और कमेटी बनाई गई आर.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में। यहां पर बोला यह गया कि जो ब्लैक हाइड्रोजन होता है, ब्लैक हाइड्रोजन बेसिकली कोयले वगैरह इन सबसे जो हाइड्रोजन निकाल के बनाया जाता है, ब्लैक बोलते हैं उसको बोला गया कि ब्लैक हाइड्रोजन रिड्यूस करके आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको बोलते हैं H2O। तो H2O यानी कि पानी, तो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो तो यहां पर H2O बन जाएगा, तो इसको यूज करने की बात यहां पर की जा रही है। तो इसके चलते इनके द्वारा बोला जा रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर हम लोग काम करेंगे ताकि चीजों को सुधारा जा सके। आज की डेट में ऑयल रिफाइनरी से 33%, अमोनिया से 27% और मेथनॉल से 11% और स्टील प्रोडक्शन से 3%, इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते अभी यहां पर नीति आयोग और इसी के साथ में यहां पर जो कोल गैसिफिकेशन मिशन है उनके तहत ये बोला जा रहा है कि इस हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सके, तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फिर आप लोग बोलोगे बताया नहीं, पीडीएफ मत मांगना इस वीडियो की, क्योंकि वही सारी न्यूज है जो पूरे वीक में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आप लोगों के ऊपर डबल बर्डन करने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूं, फिर से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं, वही चीजें जो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसके चक्कर में मत पड़ना।
जो वीक में पूरी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है उन्हीं को पढ़ना, ठीक है। ये बस एक रिवीजन है यहाँ पर, इसके अलग से पीडीएफ बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मर्ज कर फाइनल पीडीएफ आएगी तो फिर उसमें भी रिपीटेडली आप लोगों को सारी न्यूज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी कोई पीडीएफ नहीं होगी, ये बेसिकली आप लोगों का रिवीजन है, और वही जो आप लोग पूरे वीक में पीडीएफ पढ़ रहे हैं वही सारा रिवीजन है, ये सारी पढ़ी हुई न्यूज है आप लोगों की, ठीक है। तो इसलिए इसको पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। फिर कई सारे बच्चे पूछते हैं सर पीडीएफ कहां है इसकी, तो वो वाली टेंशन मत रखना बिल्कुल भी, क्योंकि बर्डन हो जाएगा वही, यही पीडीएफ फिर से प्रोवाइड कराऊंगा, फिर से जब मर्ज होकर उसमें आएगी तो डबल उसमें वो हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो वो वाली चीजें, तो जब मर्ज पीडीएफ आएगी उसमें सिंगल ही रहेगी, इसीलिए यहां पर इसकी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करानी है, क्योंकि वही सारी चीजें हैं, ओके, नया कुछ नहीं है, ओके। बस है ये है कि रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एक ओवरव्यू मिल जाए, और रिवीजन ही ऐसी चीज है जो आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रखने में हेल्प करती है। आगे बात की जा रही है बेसिकली एशिया के बारे में, खासकर एशिया में बात करें तो आसियान के बारे में। तो आसियान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं टोटल मिलाकर 10 कंट्री है, बुर्नोई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। अभी कंडीशन क्या देखने को मिली, यहाँ पर 15वीं इसकी मीटिंग थी और हमारी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट इसके अंदर किया गया। तो यहाँ पर इसकी थीम थी यहाँ पर वी केयर, वी प्रिपेयर और वी प्रोस्पर, यानी कि हम लोग केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, और प्रोस्पर भी हम लोग रहेंगे इसी तरीके से अगर काम करेंगे। तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की यहाँ पर ये मीटिंग थी। ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा। ईस्ट एशिया समिट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। टोटल 18 लीडर हैं। 18 कौन है आसियान की, मैंने कंट्री आप लोगों को बता दी, इसके साथ में और आप लोगों को 8 लीडर कौन देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 8 लीडर में आप लोगों को इंडिया और चाइना देखने को मिलेंगे, जापान और साउथ कोरिया देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिलेंगे, और 2 है लंगोटे यार, यूएसए और रसिया, तो ये देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर ये 8 मेंबर जुड़कर यहाँ पर इसको 8 मेंबर और जुड़कर 18 मेंबर की एक ग्रुप बना देते हैं। ये स्टार्टिंग की गई थी यहाँ पर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, इनका नाम था मतिहिर बिन मोहम्मद, उनके द्वारा इसको बोला गया था ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए 1991 में। तो ये स्टार्ट किया गया, जो कि फोकस करता है इन्वायरमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस या हेल्थ या फिर नेशनल डिजास्टर और जो भी कनेक्टिविटी है इसके बारे में। तो ये 6 मुद्दे हैं जिनके बारे में ये बात करते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये, इंडिया इसमें स्टार्टिंग से ही मेंबर है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर है इंडिया का, ये याद रखना। और इंडिया के द्वारा यहाँ पर 2019 में जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया के द्वारा बोला गया कि इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। और इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ पर है, ये 10 की 10 जो मेंबर है आसियान की, यही इसकी मीटिंग चेयर करेंगे और कोई बाहर वाला चेयर नहीं करेगा। बुर्नोई जो दारुसलाम है वहां पर आप लोगों को चेयर देखने को मिलेगी 2021 में इसकी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। अभी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिला, जहां जहां पर भी कंटेनर जाते हैं, सामान भर के जाते हैं, तो कंटेनर की कमी की वजह से काम ढंग से नहीं कर पाए, तो ये प्रॉब्लम निकल कर आई। तो कंटेनर शॉर्टेज थी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 के चलते, क्योंकि जहां पर सामान पहुंच गया वहां पर कंटेनर रह गए, फिर दूसरी जगह नहीं गए कोविड-19 के चलते। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, कंटेनर नहीं वापस जाएंगे, कंटेनर वहीं पड़े रहेंगे, तो इसका मतलब पेमेंट भी नहीं होगा। पेमेंट भी नहीं होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, यानी कि पैसे कमी आ जाएगी, और पैसे कमी आएगी तो आगे फिर एक्सपोर्ट और व्यापार कैसे चलेगा। तो इसकी वजह से एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिला ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि बार बार न्यूज में निकल कर आ रहा था, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। इसी के बारे में बात करें, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ट्रेडिशनली अगर जो बेसिकली जो मछलियां हैं खासकर उनको मारा जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसको अभी डेनमार्क में काफी लार्ज स्केल पर देखा गया, इसको बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर ग्रिंडा ड्राफ्ट, ठीक है। तो एक हंटिंग आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा, तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखा जाता है, जो बेरेंट्स सी है, बाल्टिक सी है, यहाँ पर एजोर्स, इसी के साथ में एड्रियाटिक एरिया, याद होगा मैंने मैप में भी आप लोगों को बोला था, और बोला था कि यहाँ पर ये वाला जो है एरिया आप लोग जाकर मैप में नहीं हारेगा, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कंफ्यूज मत होना, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसको यहाँ पर NARCL आप लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो अभी यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक तरीका बेड बैंक बनाया गया है। बेड बैंक मतलब जो बैंक को आप लोग पैसा रखते हैं, वो पैसा बैंक के पास में जाता है, और वो पैसा बैंक जो होता है वो यहाँ पर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी को देता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी पता चला वहां से पैसा नहीं आया, तो अब यहाँ पर इनसे पैसा रिकवर करने की बात की जाएगी, जहां पर NPA हो चुका है। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो पैसा जो रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उसको रिकवर करने की बात यहां पर की जाएगी। तो ये बेड बैंक जो होंगे वो रिकवर करके इनको देंगे। तो स्टार्टिंग में यहां पर इनको एक इनिशियल फेज का पैसा दिया गया ताकि अपना काम आगे स्टार्ट कर सकें, क्योंकि इनिशियल में तो एक पैसा होता नहीं ना इनके पास में, तो पैसा देंगे तभी तो यहाँ पर फिर वो पैसा निकाल के लेकर आएंगे और उसको प्रोसीजर को आगे लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इंडियन डेट रिजोल्यूशन जो कंपनी लिमिटेड है, ये यहाँ पर जो भी निकाल के लाएगा यहाँ पर ये NARLC इसको बेचेगा। तो इसी के चलते दोनों का एक ग्रुप है जिसके बारे में याद रखिएगा, इसी को प्रपोज किया गया था बजट 2021 में। 2 इंपोर्टेंट कमेटी यहाँ पर, एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, RBI के द्वारा। तो RBI ने बोला था कि अभी NPA बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा कुछ बना लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है। इसी के साथ में
में केवी कामत कमेटी के द्वारा भी यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप लोग बोल सकते हैं कि बेड बैंक जैसी कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि प्री कोविड 19 के पहले तो दिक्कत थी, अब पोस्ट कोविड 19 के बाद में और ज्यादा एनपीए होने वाला है लोगों का, तो इसकी वजह से इसको रिकवर करने के लिए भी कोई ना कोई संसाधन, कोई ना कोई साधन होना चाहिए, तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। मैंने आप लोगों को बोला था मैं बेस्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अभी रिसेंटली यहां पर दिक्कत देखने को मिली बेसिकली किस रीजन में, ईस्ट अफ्रीकन रीजन में। तो यहां पर ब्रूंदी है, वहां पर काफी ज्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला लेक तंजानिका के पास में। तो मैंने आप लोगों को बोला था ये याद रखिएगा, कई सारी लेक के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। लेक तंजानिका कहां पर है? ये तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा जाम्बिया और इधर ब्रूंदी। तो 4 कंट्री को यहां पर ये टच करती नजर आती है। लेक विक्टोरिया के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, लेक अल्बर्ट हो गया, लेक एडवर्ड हो गया और लेक ये केवी, ठीक है। इसी के साथ यहां पर लेक मालवी भी है, इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये भी मैंने आप लोगों से बताया था, जो लेक विक्टोरिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसी से निकल कर आती है व्हाइट नाइल, ठीक है। तो इसी के साथ में ब्लू जो नाइल है वो किससे निकल कर आती है, मैंने आप लोगों से पूछा था, क्वेश्चन बताइए। और ये नाइल रिवर आगे जाकर बेसिकली कहां पर बनती है? सूडान के अंदर दोनों जब मिलती है तो फिर ये आगे चलकर मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसी के ऊपर आप लोग को आसमान डैम देखने को मिलेगा इजिप्ट के अंदर में। इधर आप लोग का रेड सी हो गया और यहां पर आप लोग का इंडियन ओशन हो गया। बाकी इजिप्ट, सूडान, ये यहां पर सूडान, साउथ सूडान हो गया। सूडान में से साउथ सूडान को अलग किया गया था 2011 में, ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहां पर इथियोपिया हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, होर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है, ये आप लोग क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, वैसे तो पता तो हो गई, बस ये इसलिए रहता है ताकि एक बार लिख के देख लोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर बार बार ऐसा लगता है हमको चेक करते हो यार आप लोगों को चेक करके कहाँ जाऊंगा, वो तो एग्जामिनर अपने आप चेक कर लेगा। मैं तो बस ये रहता है कि जब एग्जामिनर चेक करे तो उस टाइम पर आप लोग बेसिकली उसके चेक पर खड़े उतरो, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्पज रहता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है समुद्र शक्ति के बारे में। तो समुद्र शक्ति ये एक कैसी एक्सरसाइज है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेवल एक्सरसाइज है। तो ये किस किस के बीच में? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो अभी इसका 3rd एडिशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिला, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। समुद्र शक्ति जो है यहाँ पर ये स्टार्टिंग में 2018 में स्टार्ट की गई थी, इसलिए यहाँ पर इसका भी तीसरा यहाँ पर संस्करण है। यानी कि 18 में हुई, 19 में हुई, 20 में कुछ हुआ ही नहीं, कोविड 19 के चलते अब 21 में हुई, तो इसलिए इसके बारे में याद रख सकते हैं। हमारी कंट्री की साइड से यहाँ पर कई सारी जो हमारे द्वारा जैसे कि शिवालिक और इसी के साथ में कदमत और यहाँ पर हमारी पनडुब्बी भी भेजी गई जिसका नाम है एंटी सबमरीन कॉर्वेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पनडुब्बी विरोधी या एक पनडुब्बी विरोधी है, बेसिकली कल को कोई अटैक करे तो एक जंगी जहाज आप लोग बोल सकते हैं। और कई सारी और चीजें यहाँ पर हमारे द्वारा भेजी गई इनकी हेल्प करने के लिए। हेल्प के मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक कल को ऑपरेशन चलाना पड़े मिलकर तो उसके लिए काम करने के लिए। तो समुद्र शक्ति कहां पर है की बार? तो ये आप लोग को बेसिकली सुनंदा स्टेट, और सुनंदा स्टेट कहां पर है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सुनंदा स्टेट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडोनेशिया का जो जावा सी है उसको कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ में, तो कौन करता है? ये सुनंदा स्टेट करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। मलक्का स्टेट के बारे में मैंने बोला था, याद रखिएगा, यहाँ पर साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन के साथ में मलक्का स्टेट कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, और सिंगापुर इसके टिप पर आप लोग को देखने को मिलेगा। चाइना की वजह से काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है, तो ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कंफ्यूजियाना नहीं है बस बेसिकली, ठीक है। तो एक तरीके से माइंड में क्लैरिटी रखना। आगे बात करते हैं यहाँ पर TRIFED, इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। इसके द्वारा बेसिकली अभी बात की गई थी कि जो यहाँ पर प्यूटी एग्रोटेक है उसके साथ मिलकर काम करेंगे। जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो भी यहाँ पर कुछ भी सामान निकाला जाता है, कुछ ऐसे अच्छे जैसे कि पत्थर हो गए, कोई ऐसे मोती हो गए, अगर कोई निकाल के लेकर जा रहा है तो मार्केट में ले जाकर बेचना है उसको, तो वन धन विकास केंद्र क्लस्टर बनाए जाने की बात की गई ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो प्रोडक्ट है उसको बेचा जा सके और उनका फायदा उसको देखने को मिल सके। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसको TRIFED बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। 1987 में बनाया गया था। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर में, टोटल 13 अलग अलग रीजनल ऑफिस भी हैं। ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करते हैं ट्राइबल लोगों के लिए। उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको कैसे ऑनलाइन बेचना है इसके ऊपर ये काम करते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और इसी के साथ में रिटेल मार्केटिंग डेवलपमेंट जो है वो इसका पार्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की साइड से। इनके द्वारा बेसिकली फूड सेफ्टी के बारे में बात की गई। तो आप लोगों से पूछ ले कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा हेल्थ के बारे में, और कोविड 19 के चलते हेल्थ और भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसी के साथ में अभी यहां पर बात करें तो हमारी कंट्री में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन चलाई गई, यानी कि गाड़ी जाएंगे और फूड को टेस्ट कर आएंगे ताकि यहां पर देखा जा सके कहां पर कितनी फूड के अंदर मिलावट है। FSSAI यानी कि फूड
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो कि इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम कर रही है। गुजरात यहां पर सबसे बेहतरीन राज्य आया जिसके द्वारा फूड जो है काफी अच्छा क्वालिटी का मिलता है गुजरात में। तो गुजरात में हेल्दी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अच्छा खासा एक तरह हेल्दी खाना खाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। उनके खाने में कम मिलावट देखने को मिलेगी, ये एक अच्छी बात है। बाद में केरला और तमिलनाडु, इसी के साथ में साइड में आ जाएंगे छोटे राज्यों में तो गोवा है और यहां पर यूटी में जम्मू एंड कश्मीर। ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, ठीक है। यहां पर याद रख लेना गांधी जी का राज्य है और यहां पर आप लोग बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट बात करूं थोड़ी सी यहां पर, तो फर्स्ट जो रिपोर्ट थी ये भी 2018 में प्रस्तुत की गई और यहां पर प्रस्तुत जब की गई थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो इस दिन से यहां पर इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कुछ और थोड़ी बातें की थी मैंने आप लोगों से, यहां पर ये याद रखना कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ये फूड कोड भी इसको बोलते हैं, जिसके बारे में याद रखना इसको बनाया गया था बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि फूड को किस तरीके से इंप्रूव करना है। ईट राइट मूवमेंट भी चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की साइड से, इनके द्वारा 8 लेन का दिल्ली से मुंबई अभी यहां पर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि बहुत कम हो जाएगी, लगभग 24 घंटे की डिस्टेंस को 12 घंटे में कवर किया जाएगा। इतना शानदार ये परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलने वाली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से बन सकता है, कौन कौन से राज्य से होकर जाता है ये, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, तो इनमें से किसी भी राज्य से अगर आप लोग आते हैं तो याद रखना। और यूपी वाले भी इसको याद रख लेना, क्यों, क्योंकि यूपी में भी जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर में, उसके साथ में इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो आप लोग भी याद रख लेना। तो यहां पर बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में और फिर हरियाणा में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। तो दिल्ली से मुंबई यानी कि अपनी कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल से कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर हम लोगों ने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की साइड से, अभी क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है। तो पूछे किस लिए बनाई गई है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से पूरे देश में सप्लाई की जा सके, बिजली सबको मिल सके। इंपोर्टेंट बात यहां पर यह पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस लिस्ट में आती है, तो संविधान में 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी, तो ये इंपोर्टेंट मुद्दा है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में 100% एफडीआई आज के डेट में इनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनके ऑटोमेटिक रूट से आता है। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए हमारी कंट्री वर्ल्ड में कौन से नंबर का प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, तो सबसे ज्यादा यूएसए प्रोड्यूस करता है, फिर चाइना प्रोड्यूस करता है और फिर इंडिया प्रोड्यूस करता है तीसरे नंबर पर। कंज्यूमर में बात करें यानी कि हम लोग कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं, तो सबसे ज्यादा चाइना खाता है और दूसरे नंबर पर हम लोग खाते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये इनिशिएटिव यहाँ पर अभी आप लोग को देखने को मिले। कुछ इंपोर्टेंट बातें अगर बात करें, कई सारी स्कीमें हमारे देश में, जैसे कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये गांव में और शहरों में दोनों जगह बिजली प्रोवाइड कराने का काम करती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तो प्रोवाइड करने का काम करती है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फेडर आप लोग को देखने को मिलेगा और स्ट्रेंथ करती है डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। बात की थी यहां पर GARV ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप यहां पर लाया गया, ताकि यहां पर कैसे यहां पर क्या क्या चीजें चल रही हैं उसको चेक किया जा सके, रिपोर्ट प्रोग्रेस एक तरीके से प्रस्तुत की जा सके। उज्ज्वला डिस्कॉम ये एश्योरेंस योजना के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और 4E यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इनके ऊपर भी फोकस देने की बात यहाँ पर की गई। तो बेसिक है, अगर लिखने के लिए भी आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बात की जा रही है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट काफी लार्ज स्केल पर एक ब्लास्ट देखने को मिला बैरूत में। आप लोगों को बैरूत कहां पर है, यहाँ पर इसके बारे में अभी मैप में देखेंगे 2020 में। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में कुछ रूल और रेगुलेशन लाए गए हैं अमोनियम नाइट्रेट को लेकर, क्या कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं देखने को मिले और हमारी कंट्री में लोगों की जान न जाए। तो ये व्हाइट दानेदार एक यूरिया टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4NO3, ठीक है। तो NH4NO3 आप लोगों को ये अमोनियम नाइट्रेट यहां पर देखने को मिलेगा। यहां बेरूत में क्या होता, 3000 टन के करीब यहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा था काफी लंबे समय से, तो उसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने की वजह से दुनिया भर के लोगों की यहां पर जान चली गई। तो लगभग 218 के करीब लोगों की जान चली गई, 7000 के लोग जो है लंगड़े लूले हो गए और इसी के साथ में 15 बिलियन के करीब यहां पर प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया और 3 लाख के करीब लोग जो है वो होमलेस हो गए, क्योंकि आसपास की सारी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई। तो लेबनान है यहां पर बेरूत है, बेसिकली बैरूत बोल सकते हैं फिर आप लोग, ये लेबनान की कैपिटल है और मेडिटेरेनियन सी में यहां पर एक तरीके की ओपन कंट्री देखने को मिलेगी। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कौन सी कंट्री यहां पर मेडिटेरेनियन में ओपन होती है, तो इजराइल हो गया यहां पर, ये लेबनान हो गया, ये सीरिया हो गया,
ये तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया। तो कुछ कंट्री तो मैंने आप लोगों को यहीं पर ही बता दी, बाकी और देख लेना। और साइप्रस ही हो गया। साइप्रस ये वही कंट्री है, जब तुर्की हमारे देश के बारे में बात करता है ना कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वो पाकिस्तान के साथ में होना चाहिए, तो तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तुरंत हम लोग साइप्रस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि साइप्रस का आधा पोर्शन जो है वो तुर्की का कंट्रोल में है, तो इसकी वजह से न्यूज में रहता है। यानी कि साइप्रस चाहता है कि वो मिलकर रहे, पर लेकिन तुर्की नहीं छोड़ने के लिए तैयार है साइप्रस का नॉर्थ वाला पोर्शन, जिसकी वजह से न्यूज में रहता है। तो हमारी कंट्री में NH4 NO3 के लिए यहाँ पर रूल और रेगुलेशन लाए गए ताकि चीजों को सुधारा जा सके। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप लोगों को व्हाइट सॉलिड दानेदार मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर कुछ भी ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा इतने पता नहीं चलता है तरीके से ये है। तो इसको यूज किस लिए किया जाता है, सॉरी यूज किया जाता है इसको बेसिकली फर्टिलाइजर के लिए। आप लोगों को पता है जब फर्टिलाइजर होता है उसमें आप लोगों को जिस तरीके से नाइट्रेट की फॉर्म में वहां पर नाइट्रोजन को यूज किया जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी सस्ता भी रहता है, तो इसलिए कई बार न्यूज में रहता है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा भी क्या किया गया, SUP यानी कि सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक। जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, जैसे स्ट्रॉ लिया आप लोगों ने, दूध पिया, पानी पिया, जो भी आप लोगों को मन करे पीकर फेंक दिया। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, पानी की बोतल ली पीकर फेंक दी, कॉफी का कप लिया प्लास्टिक का पीकर फेंक दिया, पानी का या फिर कोई और इस तरीके से पीकर फेंक दिया, पेस्ट्री खाई कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई भी ऐसा आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट देखा तो कोई 20 साल तक ही रहेगा, कोई 30 साल तक रहेगा, कोई 200 साल तक रहेगा, कोई 400 साल तक रहेगा, कोई 450 साल तक रहेगा। यानी कि आप लोग 4-4 5 जन्म लेकर भी वापस आओगे ना, तब भी ये प्लास्टिक यहीं पड़ी मिलेगी। तो इन्वायरमेंट के लिए इतनी घातक, इतनी खतरनाक है। तो इसी को खत्म करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली नॉन ईडेबल जो कैस्टर ऑयल है, यानी कि रेंडी का जो तेल है, रेंडी का तेल बोलेंगे बेसिकली, रेंडी। ठीक है, तो रेंडी का या फिर कैस्टर ऑयल आप लोग बोल सकते हैं, उसको यूज करने की बात इसके अंदर की जा रही है ताकि बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सके, कोई ऐसा एक तरीके से लीकेज प्रूफ हो और इसी के साथ में नॉन टॉक्सिक हो, इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। तो इसकी वजह से ये न्यूज में था। तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के अंदर है, इसके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। यहाँ पर एक पर्टिकुलर चिड़ियाघर है मुंबई के अंदर में, जिसको आप लोग यहाँ पर बाइकुलर चिड़ियाघर आप लोग बोल सकते हैं। बाइकुलर बेसिकली ये जू मुंबई के अंदर में, इसके अंदर क्या किया गया, अभी यहाँ पर हम्बल, ये बेसिकली हम्बोल्ट पेंगुइन लेकर आएगी और ये हम्बोन पेंगुइन जो है ये जो यहाँ पर लाई गई है। इस पैटर्न की पेंगुइन नॉर्मली चिली और पेरू में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के नाम से यहाँ पर इसका नाम बेसिकली रखा गया, क्योंकि उस एरिया में आप लोगों को एक करंट देखने को मिलती है जिसको ओशन करंट बोलते हैं, और इस ओशन करंट का नाम है बेसिकली हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट। तो इसकी वजह से ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो ओशन करंट हम्बोल्ट कहां पर पाई जाती है अगर पूछ ले तो याद रखना। बाकी इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया IUCN में, और CITES में इसको अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में रखा गया है। इसको किस लिए खत्म की जा रही है, किस लिए खत्म हो रही है, बेसिकली क्योंकि आज की डेट में हम जैसे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा दरिंदगी फैला रहे हैं। आज की डेट में यहाँ पर इनका जो रहने का जगह, खाने पीने की सारी चीजें एक तरह बर्बाद करके रख दी है। बाकी अगर करंट के बारे में कुछ पूछा आप लोगों से तो ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है आप लोग का। अलास्का करंट है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। करंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये याद रखिएगा, जो इक्वेटर से ऊपर जाती है वो हमेशा गर्म करंट होगी, और जो पोलर से नीचे को आती है वो हमेशा कोल्ड करंट होगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग कम से कम एक याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये गल्फ स्ट्रीम होगी तो ये गर्म है, और ये कैंड्री ऊपर से नीचे आ रही है तो ठंडी है। पेरू करंट को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। इधर ब्राजीलियन करंट होगी, इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो आप लोग को देखने को मिलेगी अगुला होगी यहाँ पर मेडागास्कर वाले रीजन में। ठीक है, इसी के साथ में कुरुशिहो आप लोगों को जापान वाले रीजन में गर्म करंट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर OSCO आप लोगों को यहाँ पर ये ठंडी करंट देखने को मिलेगी जो ऊपर से आती है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर होगी। तो ये करंट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इनके बारे में पूछ जाता है, पूछें क्या कि गर्म है कि ठंडी है। ठीक है, तो ये पूछेंगे हॉट या फिर कोल्ड करंट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, माइंड में क्लैरिटी रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे जो नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, एक सेकंड नंबरिंग नहीं रखे, जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कुतुब मीनार के बारे में। मैंने काफी कुछ आप लोगों से डिस्कस किया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिल्ली के अंदर, तीसरे नंबर की ऑलरेडी हुमायूं टॉम्ब, और यहाँ पर आप लोगों को रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन किया गया जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गई थी। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था किसके द्वारा बनवाई गई थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, फिनिश की गई इल्तुतमिश के द्वारा और मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी के साथ में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया जब ये टूट फूट गई थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसको यहाँ पर यानी कि इसकी मरम्मत कराई गई इनके द्वारा। कुतुब मीनार जो है एक तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में इसको ऐड किया गया। टोटल मिलाकर कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे देश में, तो 40 है, 42 नहीं 40। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कितनी, चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए 40 में से कितनी यहाँ पर बेसिकली जो 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी में आप लोग कितनी कौन कौन सी देखने को मिलेगी, कल्चर, नेचुरल या फिर मिक्स, तो ये आप लोग को बताना है। वर्ल्ड में हम लोग 6 नंबर पर आते हैं जहां पर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है जहां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चलिए ये भी क्वेश्चन बताइए। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं तो रिसेंटली डिस्कस किया था, तो आप लोगों को याद भी होगा, FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में बात की थी। पूछ ले कोई कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखना डेनमार्क के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है कि कोस्टल एरिया में जो भी यहां पर बेसिकली बीच है वो कितना साफ है, तो इसी के द्वारा दिया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए इसके टोटल मिलाकर 33 इंडिकेटर हैं जिसके बेस पर ये चेक करते हैं। उन 33 इंडिकेटर को फिर 4 में डिवाइड किया गया ताकि चेक किया जा सके क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या सही है। ठीक है, यहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो 100% कंप्लायंस के बारे में बात करता है। तो इसके चलते देखने को मिलेगा 33 ये पर्टिकुलर, ठीक है, 33 इंडिकेटर, यानी कि वहां पर बेसिकली साफ सुथरा है कि नहीं है, पानी नहाने लायक है कि नहीं है, एक तरीके से वहां पर जो एक डिसेबल फ्रेंडली है कि नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 बीच तो अब तक थे, अभी 2 बीच नए ऐड किए गए यहाँ पर। एक हो गया यहाँ पर कोवलम और दूसरा हो गया ईडन। तो ये टोटल मिलाकर अभी हमारी कंट्री के 10 बीच हो गए जो कि यहाँ पर इस कैटेगरी में आ चुके हैं। इसी के साथ में अगर 10 में 8 तो मैं 2 तो मैंने बता दिए, 8 कौन से यहाँ पर शिवराजपुर गुजरात में हो गया। इसी के साथ में घोगला यहां पर दमन एंड दीव में देखने को मिलेगा। इसका सर कोड आप लोगों को कर्नाटक के अंदर में पदुबिद्री, ये आप लोगों को बीच कर्नाटक के अंदर में देखने को मिलेगा, पादुबिद्री बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में कापड़ केरला के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ऋषिकोंडा, ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश के अंदर में, गोल्डन बीच उड़ीसा के अंदर में, और राधानगर बीच अंडमान निकोबार के अंदर देखने को मिलेगा। जैसा यहां पर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है बेसिकली फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा, ऐसा ही सर्टिफिकेशन हमारे देश में जिसका नाम है यहां पर बीम्स, जिसको बोलते हैं बेसिकली क्या, ये बोलते हैं बेसिकली, इसका नाम है यहां पर बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। हमारी कंट्री में बेसिकली जो बीम है ये कौन तैयार करता है, तो याद रखना इसके बारे में। तो ये लॉन्च किया गया था हमारे देश में सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेशन कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा, और यहां पर मिलकर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये अलग अलग एरिया है जिसके ऊपर काम करते हैं, तो इनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखिएगा, बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर अगर पूछे तो यहां पर 4 एरिया है बेसिकली, 33 को यहां पर 4 एरिया में डिवाइड किया गया। तो एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, बाथिंग क्वालिटी होनी चाहिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन सेफ्टी। तो ये बेसिक है। इसमें कई सारे मेंबर रहते हैं जो डिसाइड करते हैं। यहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क बेस्ड एनजीओ है एनवायरमेंट एजुकेशन, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इसके मेंबर डिसाइड करते हैं कि किसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आप लोगों को देना चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अभी हमारी कंट्री में मिला है 10 हो गए, तो इसके चलते क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चीजें करा दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बेसिकली बात करिए एफडीआई वाली, इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। ये है यहां पर बेसिकली बात की जा रही है रेल कौशल विकास योजना के बारे में। पूछ ले किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। किसके अंडर में बेसिकली आती है ये यहां पर जो योजना है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देखने को मिलेगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, अप्रेंटिस प्रोग्राम प्रोवाइड कराएंगे 1961 के एक्ट के हिसाब से। एज होनी चाहिए यहां पर 18 से लेकर 35 के बीच में, और वो पर्सन जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, वरना ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। 4 एरिया है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर में, इसी के साथ में मैकेनिस्ट और फिटर, ये तो नॉर्मल है, और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज देखने को मिल सकती है। पर लेकिन जो सबसे बुरी चीज लगी थी मुझे, ये ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद में जॉब की कोई गारंटी किसी को भी नहीं है, तो जिसकी वजह से न्यूज में था। बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन मत रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। बोला जा रहा है कि अभी हमारी कंट्री में ये बढ़ गए यहां पर बेसिकली फर्स्ट 4 मंथ के अंदर में 62%, यानी कि लास्ट टाइम 4 मंथ में जितना था अभी यहां पर उसका 62% बढ़ गया। टोटल एफडीआई 82 बिलियन के करीब आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये थी, सबसे ज्यादा एफडीआई किन किन एरिया में आई है, तो ऑटोमोबाइल के अंडर में आई है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाले फील्ड में आई है, और सर्विस सेक्टर के अंडर में आई है, यानी कि ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कौन कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा एफडीआई लिए बैठा है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आई है, इसी के बाद में महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर है दिल्ली में। कर्नाटक में है 45%, महाराष्ट्र में 23% और दिल्ली में 12%। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूज आना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बारे में पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल कर आ रही है, इंडिया और यूएई के द्वारा मिलकर अपनी जो बेसिकली कनेक्शन था एक दूसरे के साथ में काम करने का, उसको अपग्रेड कर दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर 2007 में यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप थी, इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर में, ठीक है, अभी इनके द्वारा क्या कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को कई सारी और भी बातें इसके बारे में बताई थी, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 2017 में साइन किया गया था। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, अगर कुछ बातें करें, इंडिया का ऐसा रिलेशन और किस किस के साथ में, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से बेसिकली पूछा था, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि इंडिया यहां पर अभी बात करें तो तीसरे नंबर का काफी बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर देखने को मिलेगा यूएई का इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी और क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई थी, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी। तो रटना नहीं है कोई भी चीज, ये आप लोगों को रिवीजन के पॉइंट से। तो इंडिया के साथ में ये इस तरीके का एग्रीमेंट साइन करने वाली, साउथ कोरिया और जापान के बाद में ये यूएई जो है वो तीसरी कंट्री यहां पर बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। यूएई को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं आप लोग नॉर्मली, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है इसको लेकर, ठीक है। कई बार ये होता है कि पता नहीं है यूएई क्या है, ठीक है।
तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा G20 मीटिंग में यहाँ पर बेसिकली वर्चुअली पार्टिसिपेट किया गया। ये G20 जो समिट थी यहाँ पर अभी आप लोगों को रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिली वर्चुअली। तो इटली के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। G20 जो मीटिंग है बेसिकली 2022 में कौन होस्ट करने वाला है, 2023 में कौन होस्ट करने वाला है, इसका रिविजन कर लो, बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी, मुझे ही बता दो थोड़ा सा। अगर बात करें यहाँ पर फ्लोरेसेंस, जो बेसिकली यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी चार्टर इनके द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये बेसिकली काम करने वाले एग्रीकल्चर में कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर चलना है, और इसी के साथ में और भी कोई दिक्कत इस पर्टिकुलर फील्ड में देखने को मिल रही है तो उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो यानी कि इनका बेसिक फंडा ये है कि चीजें जो है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। G20 के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, इसी के साथ में आप लोगों को तुर्की देखने को मिलेगी। बाकी G7 कंट्री में कौन है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, और रशिया भी पहले इसके अंदर हुआ करता था, इसको G8 बोला करते थे, रशिया को लात मारकर बाहर भगा दिया इनने, और अब यहां पर ये आज के डेट में G7 रह गया है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। टारगेट है इनका 2030 तक का लगभग जीरो हंगर का। अब देखते हैं कोविड-19 इनके टारगेट को अचीव करने से कैसे रोकता है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डे भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, जैसे कि आप लोगों से डिस्कस किए थे यहाँ पर फार्मासिस्ट डे के बारे में। तो ये था फार्मासिस्ट जो बेसिकली ऑलवेज ट्रस्ट फॉर यू फॉर योर हेल्थ, तो ये थीम थी आप लोगों की। तो 25 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अंत्योदय दिवस के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ये भी 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक डे मैंने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, तो यहां पर याद रखना वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, तो 23 सितंबर को यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया था। तो ये यहां पर इसकी थीम होगी इस पर्टिकुलर डे की। नेक्स्ट 22 के अंदर यहां पर था वर्ल्ड राइनोज डे। यहां पर 5 जो राइनोज स्पीसीज फॉरएवर, ये इसकी थीम रखी गई थी। जो 5 स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने की बात इसके द्वारा की गई थी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, याद रखिए आप। 5 स्पीसीज कौन कौन से उनके नाम लिखकर एक बार याद कर लेना। यहां पर वर्ल्ड रोज डे के बारे में बात की थी, तो वर्ल्ड रोज किसके दिया है, तो यहां पर ये लबी होने के लिए नहीं है, ये बेसिकली कैंसर के जो भी पेशेंट होते हैं उनका जो सांस है उसको चेक कर उसको बेसिकली सपोर्ट करने की बात की गई, उसके बारे में बात की गई। तो यहां पर 12 ईयर एक बच्ची थी जिसका नाम था मलिंडा रोज, तो उसके द्वारा कैंसर के साथ में लड़ा गया, तो यहां से ये डे निकल कर आया। तो कैंसर से रिलेटेड डे है वर्ल्ड रोज डे। वर्ल्ड एल्जाइमर डे के बारे में बात की थी, तो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया था यहां पर। और अब की बार की जो थीम थी नो डेमेंशिया और नो एल्जाइमर। डेमेंशिया भी एक ऐसी बीमारी है जो भूलने वाली बीमारी है, एज के साथ ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, तो जिसकी वजह से कई सारी और दिक्कत देखने को मिलने लगती है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की गई थी। नेक्स्ट बात की गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ऑल्सो इसको वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो बोला गया था यहां पर रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, तो इसके बारे में यहां पर बात की गई थी, कैसे हम लोग को एक अच्छा शांत प्रिय जो है दुनिया बनाकर रखनी है। तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये था हमारा संडे स्पेशल। बाकी कैसा लगा आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताना। मुझे लगा कि कम से कम एक ओवरव्यू आप लोगों का हो जाया करेगा एक अच्छा खासा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। फिर भी कोई भी आप लोगों को सजेशन देना हो, कोई डाउट हो आप लोगों के मन में, तो जरूर बताना, ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके। हर एक चीज के लिए बेसिकली हर एक सजेशन के लिए मैं ऑलवेज ओपन हूं। अगर सबके लिए फायदेमंद होगा तो मैं उसको जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, यहाँ पर संडे स्पेशल वाली वीडियो आप लोगों को इसी टाइम देखने को मिला करेगी जो नॉर्मल डे की वीडियो रहती है, ठीक है। बाकी अगर चाहते हैं संडे स्पेशल न कर जैसे चल रहा है वैसे ही पैटर्न चलता रहे, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि सारी पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। फिर से डबल उसको डबल मेहनत करना, डबल पढ़ना, उसको कोई मतलब नहीं है। उसी को पढ़ना जो प्रोवाइड करा रखी है अच्छे से, वो मर्ज की फॉर्म में आप लोगों को महीने के एंड में मिली जाती है। बाकी अब आप लोग ये देखिए, एक दिन में डिस्कस करता हूं आप लोगों से करंट अफेयर, उसी दिन एक बार रिवीजन करा देता हूं, अगले दिन उसका क्विज लेता हूं, उसके साथ में फिर आप लोगों को बेसिकली उसका जो एक मंथली भी वीडियो आप लोग की आती है, अब वीकेंड की भी वीडियो होगी। तो यानी कि एक महीने में 5 से 6 बार तो मैं आप लोग का रिवीजन करा दूंगा। अगर इसके बाद भी आप लोग करंट अफेयर गलत कर आते हैं तो फिर कहीं चुल्लू भर पानी लेना और डूब जाना उसमें, ठीक है। डूबोगे तो नहीं, चुल्लू भर में पी लेना, चलो डिहाइड्रेशन कम हो जाएगा, आप लोग हाइड्रेटेड हो जाओगे। यानी कहने का मतलब यार, अब भी अगर आप लोगों को करंट अफेयर छूटेगा ना, तो यार फिर मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतनी चीजें कराने के बाद भी अगर फिर भी आप लोग चीजों को छोड़ के आते हो और फिर भी आप लोग चीजों को खुद से भी एक बार बैठ के नहीं देख लेते हो, तो फिर यार इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हो आप लोग मुझे बता देना। मुझे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में चीजें शेयर करनी चाहिए, ये है बेसिकली। बाकी आप लोगों की राय है, जो भी होगी बताएगा जरूर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, बताइएगा जरूर कैसी लगी वीडियो, थम्स अप देकर या फिर डिसलाइक कर। और इसी के साथ में 10 में से भी इसको भी मार्क्स आप लोग दे सकते हैं, 10 में से क्या मार्क्स देंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद।